हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। दिस इज़ मनीष सोनी, फैकल्टी फॉर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो आइए दोस्तों, आज के इस लर्निंग वीडियो में हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, इशू ऑफ डिबेंचर। अब देखिए दोस्तों, जब भी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी दो तरीके से कैपिटल रेज करती है। एक होता है ऑनेड कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल, है ना। तो जो डिबेंचर है ये बोरोड कैपिटल का पार्ट है, और डिबेंचर अगर कंपनी इशू कर रही है किसे, जनरल पब्लिक को, तो डिबेंचर इशू करने से पहले कंपनी को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्ट में दिए हुए जितने भी प्रोविजंस है, इन सबको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है। ठीक है, सो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। कंपनीज प्रीफर इशूइंग डिबेंचर टू रेज फंड एज दे कैन बी रिपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ। अब देखिए, अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है तो कंपनी प्रायोरिटी देती है किसे, डिबेंचर्स को। डिबेंचर कंपनी इशू करती है, लेकिन डिबेंचर अगर इशू करना है तो कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती है। कंडीशन नंबर 1 है, द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर सेबी ने किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध लगाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर एज अ विलफुल डिफॉल्टर or has not been defaulted in repaying any principal interest or any debt security for a period of more than 6 months। अब देखिए दोस्तों, अब कंपनी के जो प्रमोटर या डायरेक्टर्स होते हैं अगर वो डिक्लेयर किए जाते हैं एज अ डिफॉल्टर, तब भी कंपनी को डिबेंचर इशू करने के राइट्स नहीं होते, है ना। और इसमें समय कितना दिया हुआ है, मोर देन 6 मंथ। अगर आपने इसके पहले किसी बोरोड या किसी डेप्ट सिक्योरिटी पे उनका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का पेमेंट आपने डिफ़ॉल्ट किया है मोर देन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो इस कंडीशन में भी कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर पाएगी। फिर देखिए दोस्तों, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वेरियस रेगुलेशन और द प्रोविजन रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर एंड द प्रोसीजर फॉर इशूइंग डिबेंचर। तो दोस्तों, आज के इस लर्निंग वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरियस provisions related to the issue of debenture as per the Companies Act 2013 or the issue of shares and debenture rule 2014। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपकी कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है या आप कंपनी के एज अ डायरेक्टर आप डिबेंचर इशू करने का डिसीज़न लेते हैं, तो डिसीज़न जब भी आप लेंगे तो आपको कुछ रूल्स एंड प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो आपको फॉलो करना कंपलसरी होगा। ठीक है, सो रूल नंबर 1 दिया हुआ है, नो वोटिंग राइट्स। आप डिबेंचर जैसे ही इशू करते हैं या जो भी डिबेंचर इशू करते हैं तो कंपनी कैन नॉट इशू अ डिबेंचर कैवरिंग वोटिंग राइट्स। अब देखिए, डिबेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उन्हें इंटरेस्ट से मतलब होता है ना। तो आप ऐसे डिबेंचर इशू नहीं कर सकते जो कि वोटिंग राइट्स कैरी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अ कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर एंड फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। टू इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर अ स्पेशल रिजोल्यूशन has to be passed in the general meeting। all debenture are redeemable in nature। तो देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ डिबेंचर हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है। 8 टाइप के डिबेंचर होते हैं। तो कंपनी सभी तरह के डिबेंचर इशू कर सकती है, बट अगर कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना चाहती है तो उसे जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। अब ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, जब भी कोई डिसीजन 75% मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है मीटिंग में, उसे हम स्पेशल रिजोल्यूशन कहते हैं। और जितने भी डिबेंचर कंपनी इशू करती है दैट मस्ट बी रिडीमेबल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 रूल देखे हमने। फर्स्ट रूल क्या था, नो वोटिंग राइट्स, मतलब वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए।
टाइप्स ऑफ डिबेंचर, किसी भी तरह के डिबेंचर आप इशू कर सकते हैं, बट उनका नेचर कैसा होना चाहिए, रेडीमेबल होना चाहिए। अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना चाहते हैं उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। एंड द थर्ड रूल इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट और रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे ही मान के चलिए आपने डिबेंचर इशू किए 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल कंप्लीट होने के बाद में डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट आपको वापस करना होगा, जिसे हम रिडम्पशन कहते हैं। अ कंपनी शॉल रिडीम द डिबेंचर एंड पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ था कंपनीज और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में, अकॉर्डिंग टू दैट टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी को उनका प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। डिबेंचर सर्टिफिकेट, कंपनी हैज़ टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर विद इन द 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। अब ये डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या है? इट इज़ एन एविडेंस ऑफ डेप्ट। मतलब डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को डेट दे रखा है, इस बात का एविडेंस मतलब कि सबूत के तौर पे कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जिसे हम डिबेंचर सर्टिफिकेट कहेंगे। और ये डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन द 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, जिस तारीख को आपने डिबेंचर का अलॉटमेंट किया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना होगा। तो ये प्रोविज़न है रिलेटेड विद द इशू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता क्या है? दिस इज एन कमिटेड रिजर्व। अब देखिए रिजर्व हमने 2 तरह के देखे थे, एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है कमिटेड रिजर्व। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू किए हैं तो 5 या 10 साल बाद जो भी डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा उसके बाद कंपनी को पैसा वापस करना होगा, रिडम्पशन करना होगा। तो रिडम्पशन करने के लिए कंपनी एक रिजर्व क्रिएट करती है और उसे नाम देती है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और जो भी पेमेंट किया जाएगा आफ्टर एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी वो इसी रिजर्व में से पे किया जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अब ये डिबेंचर ट्रस्टी क्या होते हैं? इफ द कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस और इनिशिएटिव फॉर मोर देन 500 पीपल आइदर टू पब्लिक और इट्स मेंबर, company has to appoint one or more debenture trustee. Debenture trustee protect the interest of debenture holder. Company has to appoint trustee by entering into the contract with them called as debenture trust deed. अब देखिए होता क्या है कि जब भी डिबेंचर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिबेंचर होल्डर्स के मन में इनसिक्योरिटी होती है कि पैसा डूब ना जाए। इसीलिए डिबेंचर होल्डर का हितों की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को हम अपॉइंट करते हैं जिसे कहा जाता है डिबेंचर ट्रस्टी। ओके, तो ये भी एक रूल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या होता है? एनसीएलटी मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इफ डिबेंचर होल्डर के साथ अगर मान के चलिए डिबेंचर होल्डर का पैसा कंपनी सही समय पे रीपे नहीं कर पाती है या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाती है, इन दैट केस जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो कंपनी की कंप्लेंट कर सकता है। कहाँ पर? एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोज रिस्ट्रिक्शन व्हेन द डिबेंचर ट्रस्टी इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ सेट ऑफ द कंपनी आर इनसफिशिएंट और लाइकली टू बिकम इनसफिशिएंट टू रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट of debenture, it may approach NCLT. NCLT can order the company to restrict incurring further liabilities so as to protect the interest of debenture holder. अब देखिए जैसे डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कंपनी नहीं कर पाती है, इन दैट केस किसकी जिम्मेदारी बनती है? उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके हितों की रक्षा करना है। किसकी जिम्मेदारी है? डिबेंचर ट्रस्टी की। तो डिबेंचर ट्रस्टी अपनी जिम्मेदारी पूरा कैसे करेगा? वो अप्रोच करेगा किसे? एनसीएलटी को। और एनसीएलटी में जब केस चलेगा तो एनसीएलटी जो कोर्ट है वो कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब देखिए अगर कंपनी, जैसे हमने अभी जितने भी रूल्स देखे
इन रूल्स में से किसी भी रूल्स को अगर कंपनी ब्रेक करती है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाती है ना। इफ द कंपनी फेल टू कंप्लाई विथ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, then the company and its officers shall be liable to pay the fine or impoverishment of the as prescribed in the act। अब एक्ट में जो भी सजा होगी उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा कंपनी एंड कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें। तो ये जितने भी रूल्स देखे, 9 रूल्स देखे दोस्तों हमने, ये थे अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। बट कुछ रूल्स अलग से एक्स्ट्रा के दिए गए हैं इन शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। यहाँ पे तो वो रूल्स कौन कौन से, तो फर्स्ट रूल है इसमें टेन्योर ऑफ द सिक्योर डिबेंचर, मतलब सिक्योर डिबेंचर का टेन्योर कितना हो सकता है, मिनिमम 10 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, मतलब 10 से लेकर के 30 साल तक का समय के लिए कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकती है। क्रिएट चार्ज ऑन असेट, चार्ज ऑन असेट मतलब क्या होता है, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ये डिबेंचर में पैसा लगाना एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनके पास राइट्स ऑफ चार्जेस होते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्टर या कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है तो डिबेंचर होल्डर कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं और कंपनी की जो भी मॉर्गेज असेट्स होगी उसे बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है क्रिएट चार्ज ऑन असेट। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, अब डिबेंचर ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट हमने अभी जस्ट देखा था कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है उस ऑफिशियल को हम डिबेंचर ट्रस्टी कहते हैं। और डिबेंचर ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना, उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जस्ट इसके पहले ही देखा था हमने कि कंपनी जो भी रिडम्पशन का पेमेंट करेगी, डिबेंचर होल्डर का रिडम्पशन करेगी, वो जिस रिजर्व से करेगी उस रिजर्व को कहते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सो ये था आपके रूल्स एंड प्रोविजन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एज वेल एज द कंपनीज रूल्स 2014, सॉरी द शेयर एंड डिबेंचर रूल्स 2014। रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। अब देखिए, अगर आप डिबेंचर इशू करना चाहते तो आपको सेबी के कुछ रूल्स को भी फॉलो करना होगा। सो फर्स्ट रूल इसमें दिया हुआ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर डिबेंचर कंपनी इशू करती है उसके बाद में जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर होते हैं वो डिबेंचर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका लिमिट कितना रखा गया है, तो उसका लिमिट रखा गया है दोस्तों 75%। 75% का सब्सक्रिप्शन मिनिमम लिमिट होती है और अगर 75% का आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर मान के चलिए हमने 10,000 डिबेंचर इशू किए और एप्लीकेशन आता है 20,000 या 15,000 डिबेंचर्स के लिए तो उस केस को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू द मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इशू साइज और एनी लोअर यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ प्रॉस्पेक्टस। मतलब 100%, जैसे 10,000 आपने डिबेंचर इशू किए थे, एप्लीकेशन आ गया 15,000 डिबेंचर के लिए, इन दैट केस जो एप्लीकेशन मनी आपको मिला है आप 10,000 का ही रिटेन कर सकते हैं, बाकी 5,000 एप्लीकेशन का जो मनी है वो आपको रिफंड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ अंडर राइटिंग। अब अंडर राइटिंग क्या होता है, अंडर राइटिंग समझने से पहले हमें अंडर राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने एक लिमिट देखा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो अंडर राइटर्स ऐसी संस्था होती है या ऐसे लोग होते हैं जो गारंटी लेते हैं कि वो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो ला के देंगे। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति होते हैं इन्हें हम अंडर राइटर कहते हैं। और ये काम ये फ्री में करेंगे क्या, नहीं, इसके लिए वो लोग कुछ कमीशन लेते हैं जिसे हम अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इस प्रोसीजर को अंडर राइटिंग कहा जाता है। क्रेडिट रेटिंग मीन्स व्हाट, जैसे देखिए आपको अगर लोन चाहिए बैंक से तो अभी आपने देखा होगा क्रेडिट स्कोर, जैसे क्रेडिट वगैरह आपको चाहिए तो क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, तो कंपनी को भी क्रेडिट स्कोर दिया जाता है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अलग अलग होती है ना।
तो देखते हैं इसमें किस तरह से रेटिंग दिया जाता है। सबसे पहले होता है CRISIL ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मतलब क्या होता है? हाईएस्ट सेफ्टी। डबल ए मतलब हाई सेफ्टी। ए मीन्स एडवोकेट्स मतलब सफिशिएंट सेफ्टी। ट्रिपल बी मतलब मॉडरेट। बी मतलब हाई रिस्क। सी मतलब वेरी हाई रिस्क। और डी मतलब डिफ़ॉल्ट, मतलब ये कंपनी कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकती है ना। अब देखिए दोस्तों, ये जो एजेंसी है जो ये काम करती है क्रेडिट रेटिंग का, उसे हम CRISL कहते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। अगर आप डिबेंचर इशू करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ इसमें, पास रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं, अब देखिए डिबेंचर इशू करने का जो राइट है वो राइट होता है कंपनी के डायरेक्टर्स के पास, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, है ना। बोर्ड रिजोल्यूशन इन अ बोर्ड मीटिंग, सबसे पहले वो लोग डिसीजन लेंगे कि डिबेंचर इशू करना है या नहीं करना है। देन होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब ली जाती है? इन स्पेशल इवेंट, जो भी स्पेशल इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जो स्पेशल मैटर्स होते हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ली जाती है। और इनमें इस मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनका अप्रूवल लिया जाता है बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देन नेक्स्ट पॉइंट होता है फाइलिंग विद द ROC। ROC मीन्स, ROC कौन होते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ऐसे ऑफिशियल जिनकी देखरेख के अंडर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसे जो व्यक्ति है ROC, उसे आपको फाइलिंग करना होगा। फाइलिंग करना होगा मीन्स व्हाट? उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि हमारी कंपनी वी आर इंटरेस्टेड टू इशू द डिबेंचर। देन ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग जैसे आपको बताया मैंने कि आपको क्रेडिट रेटिंग आपके कंपनी का पता करना होगा। जैसे आपको लोन वगैरह अगर चाहिए तो आप लोगों को क्रेडिट रेटिंग लेना होता है, उसके बाद ही लोन वगैरह मिलता है ना। इंटर इनटू द अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग आपने ले लिया, अब आपका हो सकता है कि ट्रिपल ए हो, डबल ए हो, ए हो, ट्रिपल बी हो, बी हो, सी हो, डी हो, वॉट एवर जो भी होगा, ठीक है। तो आपको रेटिंग मिल जाएगा। रेटिंग मिलने के बाद क्या होगा? इंटर इनटू द अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। अब ये अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। जो अंडर राइटर्स होते हैं उन्हें हम अपॉइंट करते हैं और उन्हें अपॉइंट करने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिमिट को पार करना, ठीक है। जब तक, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलेगा तो आप वैसे ही अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इनके साथ भी आपको एग्रीमेंट करना होगा। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। अब ये प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर, ये सब क्या होते हैं? अब देखिए दोस्तों, अगर कंपनी को पैसा चाहिए, जनरल पब्लिक से चाहिए, तो कंपनी को और जो जनरल पब्लिक या जो इन्वेस्टर हैं, अगर वो कंपनी में कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले वो कंपनी की इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, ठीक है। मतलब कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये सभी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो जब तक इन्वेस्टर को नहीं मिलेगी, इन्वेस्टर कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसीलिए कंपनी को एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, डॉक्यूमेंट बनाना होता है और उस डॉक्यूमेंट में जितना भी इसेंशियल मटेरियल इन्फॉर्मेशन होता है वो मेंशन करना होता है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के इन्वेस्टर ये डिसीज़न ले सके कि इस कंपनी के डिबेंचर खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तो ये दिस इज़ पॉइंट नंबर 6। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों? रिजोल्यूशन पास किया गया बोर्ड मीटिंग में, बाद में अप्रूवल लिया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, किसका? शेयर होल्डर का। बाद में ROC को इन्फॉर्म किया, क्रेडिट रेटिंग आपने ऑब्टेन किया, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट साइन किया विद द अंडर राइटर्स, बाद में प्रॉस्पेक्टस आपने प्रिपेयर किया, वो इशू किया। उसके बाद क्या होगा कि ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। अब कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर जब हम इशू करेंगे तो बहुत से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, तो उसे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगी, है ना। तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। अब जो भी इंटरेस्टेड प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो एप्लीकेशन करेंगे कंपनी के डिबेंचर्स के लिए,
तो एप्लीकेशन सिर्फ एप्लीकेशन करने से काम नहीं चलेगा ना, तो एप्लीकेशन मनी भी देना होगा, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। होल्ड बोर्ड मीटिंग, बाद में बोर्ड मीटिंग ली जाएगी और बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस किया जाएगा कि किसके डिबेंचर आप सिलेक्ट करेंगे और किसके डिबेंचर आप रिजेक्ट करेंगे, डिबेंचर का अलॉटमेंट कैसा होगा, ये सभी बातें इस बोर्ड मीटिंग में डिस्कस की जाएगी। देन इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, फाइनली क्या होगा दोस्तों, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। जो अलॉटमेंट की डेट है उसके 6 महीने के अंदर अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ कंपनी को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना कंपलसरी होगा। दिस इज़ अ रूल अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, हमने देखा था अभी। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। और क्या होगा, जैसे ही ये सब प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा अलॉटमेंट का, उसके बाद कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, और उसमें जितने भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं सभी का इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन किया जाता है, सभी का डेटा वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया द प्रोविज़न रिलेटेड विद द इशू ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू शेयर एंड डिबेंचर रूल्स 2014, अकॉर्डिंग टू सेबी, एंड फाइनली हमने देखा प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक्स लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।